नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से संबंधित 84 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि 84 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड स्क्रीन पर, संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पोररी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन जो है अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन दिन पूर्णतः लागू कर दिया गया था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना था? तो भारत कब गणतंत्र बना था दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत जो है कब गणतंत्र बना था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः गणतंत्र बन चुका था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में उनकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के उनकी आत्मा की जो संज्ञा दी गई है वह प्रस्तावना में दी गई है। किस में दी गई है दोस्तों? प्रस्तावना में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के राष्ट्रगान कब स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा के जो राष्ट्रगान हैं उसे कब स्वीकृत किया गया था? जनगण मन को। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लिया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिक को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 6 मूल अधिकार है। कितने? 6 है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 मूल अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया दोस्तों? तो बिल्कुल 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकार का रक्षक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है मूल अधिकारों का रक्षक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा जो है वो मूल अधिकार माना गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों,
14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 14 नंबर है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किसमें निहित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में राज्य का निर्देश क्या देता है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। संविधान अनुच्छेद 40 के राज्य निर्देशक देता है वह क्या है दोस्तों? बिल्कुल ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन देता है, ऑप्शन सी देता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की जो प्रेरणा ली गई है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल संविधान के मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के मूल कर्तव्यों की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया है। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किसमें निहित है दोस्तों? बताइएगा, भारतीय संघ की शक्ति जो है किसमें निहित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के में निहित है। किसमें? भारतीय संघ की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है शामिल है किसमें है दोस्तों? तो बिल्कुल संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉरी सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बताएंगे सही जवाब। राष्ट्रपति के कार्यकाल की आयु जो होता है 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तीनों हो जाएगा इसमें के ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय होता है और अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह संसद के किस सदन द्वारा लागू किया जा सकता है? तो बिल्कुल संसद के किसी सदन द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी भी सदन में लागू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में किसी में। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर है आपके स्क्रीन पर, क्या है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति है सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? भारतीय संघ के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति जो होता है किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल शामिल होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों में होता है। इसमें लोकसभा के एवं राज्यसभा के सदस्यों में होता है इसका निहित। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो बिल्कुल 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा 12 सदस्य। कितना? 12 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? बताएंगे सही जवाब। तो बिल्कुल भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राज्यसभा कहते हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा, जबकि निचली सदन जो होता है लोकसभा होता है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदस्यगण सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने कितने दिनों के अंदर संसद सदस्य बनना आवश्यक है? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन के सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो वह 6 महीना के अंदर बनाना अनिवार्य है। कितने? 6 महीना के साथ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वह कितनी हो सकती है? तो बिल्कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 552 सदस्य हो सकते हैं। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो 250 है। कितनी है? 250। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। राज्यसभा की 250, जबकि लोकसभा की बात करें तो वो 552 हो जाएगा, यानी दोगुना से 2 अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 35 नंबर प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बताइएगा दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर 40 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाने वाली संख्या होता है 2 और 12 होता है, यानी लोकसभा में 2 सदस्य को जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कितने दिनों का अंतर होना चाहिए दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 माह की अंतर होना चाहिए। कितनी? 6 माह की अंतर होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच की अंतर जो होना चाहिए 6 माह की होना चाहिए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? स्टेट एक्टिवेटिव हेड कौन होता है दोस्तों? तो स्टेट एक्टिविटी हेड जो होता है वह राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
विधानसभा की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 500 होती है। कितनी होती है? 500 होती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि वर्तमान भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? वर्तमान भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद जो है वह विद्यमान है दोस्तों? तो बिल्कुल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल जो है मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों विधानसभा का वर्ष कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? विधानसभा का वर्ष जो है अब असेंबली ईयर कम से कम कितने बार होना जरूरी है दोस्तों? तो बिल्कुल 2 बार होना जरूरी है। कितने? 2 बार होना जरूरी है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। किसमें है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों संविधान से संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों? संविधान सभा के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, 370 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो 34 संख्या होती है। कितनी होती है दोस्तों? 34 न्यायाधीशों की संख्या होती है। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, एवं 33 जो होता है अन्य न्यायाधीश होता है। ठीक है दोस्तों, 33 अन्य न्यायाधीश और एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश, दोनों मिलाकर के 34 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। कितने में? अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या जो होती है 1 होती है, एवं अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की कार्यकाल जो होता है मैक्सिमम 5 वर्ष 65 वर्ष की अवधि या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष दोनों में जो पहले हो जाता है उनकी अवधि खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो कि जो दोनों में जो पूरा हो जाता है या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पूरा हो जाता है उसमें क्या हो जाता है उनका कार्यकाल का अवधि समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या अगर बात की जाए तो 25 है। कितनी है दोस्तों? 25 है। वर्तमान के अनुसार 25 है, याद रखिएगा 25 है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 56 नंबर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 57 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय की सीमा का कार्यकाल जो होता है वो 62 वर्ष पूरा होने तक होता है। कितना? 62 वर्ष का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय की आधारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी पर है। किस पर? गुवाहाटी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है दोस्तों? तो इलाहाबाद में है। किस में है? इलाहाबाद में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। इलाहाबाद जो है यूपी का उच्च न्यायालय है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 60 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो 143 के तहत है। कितना? 143, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 143 के तहत अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, लेकिन परामर्श को पर पालन करना यह राष्ट्रपति के अपने मर्जी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो इनमें कोई नहीं, यानी किसी का भी उच्च न्यायालय नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा जो कर सकता है वो किस में? तो युद्ध के दौरान कर सकता है, बाह्य आक्रमण के दौरान कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह यानी सेना में विद्रोह के दौरान भी आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, युद्ध के समय भी राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, बाहरी आक्रमण भी होता है अगर, तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल कर सकता है, सिपाही में अगर विद्रोह हो जाता है तो उस समय भी आपातकाल कर सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुकी है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, कितना? 352 के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि होती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम आयु जो होती है कितनी होती है दोस्तों? 3 वर्ष तक अधिकतम शासनकाल हो सकता है, और इसमें जो है ना 1 वर्ष की आयु होता है। कितनी? एक बार में 1 वर्ष की राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और मैक्सिमम 3 बार लगा सकता है, यानी 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगातार रह सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश के वित्तीय आपात घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के 360 अनुच्छेद के तहत, कौन से? 360 अनुच्छेद के तहत आधार पर देश के वित्तीय आपातकाल घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समयों के लिए लागू किया जा सकता है? तो बिल्कुल एक बार में 6 महीना लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो बिल्कुल 60 दिनों के अंदर जो है स्वीकृति आवश्यक है। 60 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल
दल बदल से संबंधित कानून उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित जो है अनुसूची 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानूनी अनुसूची। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितनी? 22 भाषाएं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में है। कितना में? 280 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन था? है योजना आयोग के अध्यक्ष जो कौन होता है दोस्तों? योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अभी की बात कहें तो श्री नरेंद्र मोदी है। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 75 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 77 नंबर प्रश्न है, भारत के भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का क्या है, बलवंत राय मेहता समिति संगठन का गठन किया था। बलवंत राय मेहता किस समिति का गठन किया था दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था। किसका? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 79 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारतीय राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागौर राजस्थान से हुआ था। राजस्थान के नागौर शहर से हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था दोस्तों? तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो था वो आपका सुकुमार था, सुकुमार सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले वित्त आयोग कौन थे? पहले वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के.सी. नियोगी थे। कौन थे दोस्तों? के.सी. नियोगी, जिसका गठन हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है? तो चुनाव आयोग को होता है। किसको होता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 83 नंबर प्रश्न है, सहकारिता आयोग का गठन संबंध है। सहकारिता आयोग का गठन सहकारिता आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? बिल्कुल केंद्र सरकार से है, केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न 84 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जून 2005 में पारित किया गया था। कब? जून 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। तो आज के इस वीडियो में देखे हैं टोटल 84 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 84 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।